उपक्रम के परिवर्तन की प्रक्रिया या उपक्रम के प्रारंभ करने हेतु आवश्यक कदम। तो अपने कल अध्ययन कर लिया था 6 चरणों का। 7वां चरण है उपक्रम का शुभारंभ करना, कॉमेंसमेंट ऑफ द वेंचर। उपक्रम की स्थापना के लिए उठाए गए सभी कदमों का कोई महत्व नहीं रहता यदि उक्त उपक्रम अपना कारोबार प्रारंभ नहीं करता है। कंपनी प्रारूप वाले उपक्रमों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के उपक्रम उपयुक्त चरणों के पूरा होते ही तत्काल अपने उपक्रम के व्यवसाय का शुभारंभ कर सकते हैं। किंतु एक सार्वजनिक कंपनी अपने व्यवसाय को तभी प्रारंभ कर सकती है जबकि उसी व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाए। कुछ औपचारिकताएं पूरी करने के बाद रजिस्ट्रार द्वारा ये प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। इस प्रमाण पत्र के प्राप्त होते ही सार्वजनिक कंपनी की कंपनी प्रारूप वाले उपक्रमों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के उपक्रम उपयुक्त चरणों के पूरा होते ही तत्काल अपने उपक्रम के व्यवसाय का शुभारंभ कर सकते हैं। किंतु एक सार्वजनिक कंपनी अपने व्यवसाय को तभी प्रारंभ कर सकती है जबकि उसी व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाए। कुछ और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद रजिस्ट्रार द्वारा ये प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। इस प्रमाण पत्र के प्राप्त होते ही सार्वजनिक कंपनी भी अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है। उपक्रम का शुभारंभ करते समय उद्यमी को अपने प्रबंधकों एवं अन्य कर्मचारियों को ऐसा नेतृत्व प्रदान करना चाहिए जिससे वे सभी मिलकर उपक्रम के संसाधनों का अधिकतम कुशलता एवं प्रभावकारिता के साथ उपयोग कर सके। ये उल्लेखनीय है कि यदि कोई भी उपक्रम प्रारंभिक अवस्था से ही पूर्ण क्षमता पर कार्य प्रारंभ नहीं कर पाता है, वह धीरे धीरे ही वह अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंच पाता है। इस पूर्ण क्षमता तक पहुंचने में अनेक वर्ष भी लग सकते हैं। कई बार उद्यमी संपूर्ण क्षमता का उपयोग करना समुचित नहीं समझता है, अतः प्रत्येक उद्यमी की परिस्थिति के अनुसार ही उपक्रम की क्षमता का उपयोग बढ़ाते हुए धीरे धीरे संपूर्ण क्षमता तक पहुंचना चाहिए। इस प्रकार अब हमने उपक्रम के परिवर्तन की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन किया है, इसके आवश्यक चरणों के बारे में अपने चर्चा की है। आज अपन संगठन संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, संगठन संरचना। वर्तमान में संगठन संरचना तात्पर्य किसी उपक्रम के स्वामित्व के प्रारूप से हैं कि उसका स्वामित्व का किसी भी संगठन का स्वामित्व का प्रारूप क्या है, वो संगठन संरचना कहलाती है। जब कोई उद्यमी अपने उपक्रम की स्थापना का निर्णय करता है तो उसी अपने उपक्रम के स्वामित्व के प्रारूप को भी निर्धारित करना होता है। उपक्रम के स्वामित्व के अनेक प्रारूप या संरचनाएं हैं। उद्यमी को उनमें से किसी एक संरचना का चयन करना होता है। प्रस्तुत अध्याय में हम उपक्रम के स्वामित्व की विद्यमान विभिन्न संस्थाओं, संरचनाओं या प्रारूपों से परिचय करवाएंगे। संगठन संरचना के प्रकार या प्रारूप, टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सुलभ उपक्रमों की संगठन संरचना या स्वामित्व के प्रारूप निम्नानुसार है। एकल या एकाकी स्वामित्व है। दूसरा साझेदारी फर्म। तीसरा सीमित उद्देश्यता साझेदारी। चौथा कंपनी या संयुक्त पूंजी कंपनी में कंपनी या संयुक्त पूंजी कंपनी। ये 3 प्रकार के हो सकती है, जैसे सार्वजनिक कंपनी, निजी कंपनी, एक व्यक्ति कंपनी और सहकारी संगठन। उद्यमी सुलभ उपक्रम की स्थापना के लिए इनमें से किसी भी प्रारूप या संगठन संरचना को अपनी सुविधा या आवश्यकता के अनुरूप अपना सकता है। किंतु सुलभ उपक्रमों की चतुर जनगणना से प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में अधिकांश सुलभ उपक्रम एकाकी स्वामित्व से ही संगठित किए जाते हैं। यानी हमारे भारत देश में अधिकतर उपक्रम एकाकी स्वामित्व वाले ही है। हमारे देश में 90% से भी अधिक सुलभ उपक्रमों का संगठन एकाकी स्वामित्व के अधीन ही है। सदर संगठन प्रारूप केवल 4% सुलभ उपक्रमों ने ही अपनाया है।
निजी एवं सार्वजनिक कंपनी के प्रारूप को 3% उपक्रमों ने ही अपनाया है। से सभी प्रारूप अन्य प्रारूप में ही संकलित किए जाते हैं। सीमित देयता साझेदारी तथा एक व्यक्ति कंपनी के प्रारूप हमारे देश में हाल ही में सर्जित किए गए हैं। इनका उपयोग अभी प्रारंभिक अवस्था में है। यहाँ हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि केवल संगठन संरचना के प्रारूप की ही चर्चा करेंगे, न कि वितरण के माध्यमों यथा विशेषाधिकार दुकानों का। पाठ्यक्रम का अनुरूप ऐसा ही करना सही है। एकल या एकाकी स्वामित्व सेल्फ प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, एकल सोल या एकाकी स्वामित्व, सोल प्रोप्राइटरशिप। एकल या एकाकी स्वामित्व व्यावसायिक संगठन के स्वामित्व का प्राचीनतम प्रारूप है। ये एक आसान संगठन संरचना है जिसे अपनाने के लिए किसी भी औपचारिकता को पूरा नहीं करना पड़ता है। इसका परिभाषा अर्थ एल्ब्रोन के अनुसार एकाकी स्वामित्व से तात्पर्य ऐसे व्यवसाय से हैं जो एक व्यक्ति द्वारा प्रारंभ किया जाता है तथा चलाया जाता है। वही समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक उत्तरदायित्व को निभाता है और आवश्यकता अनुसार अपने सहायता के लिए सहायकों की नियुक्ति करता है। जॉन ए सुबिन के अनुसार एकाकी स्वामित्व वाले व्यवसाय के अंतर्गत एक ही व्यक्ति संगठन करता है, उसी का स्वामित्व होता है जो सामान्यतः अपने ही नाम से व्यवसाय का संचालन करता है। चार्ल्स डब्ल्यू गस्टनबर्ग के अनुसार एकाकी स्वामित्व वह व्यवसायिक संगठन है जिसका स्वामित्व एकाकी होता है, जो सामान्यतः इसका प्रबंधक होता है और वही व्यवसाय का केंद्र बिंदु में स्वामी होता है। व्हीलर के अनुसार एकाकी स्वामित्व व्यावसायिक स्वामित्व का वह प्रारूप है जिसका स्वामित्व नियंत्रण एक ही व्यक्ति के हाथों में होता है। वही व्यवसाय की सफलता या असफलता की दशा में लाभ एवं हानि को उठाता है। जेम्स लुंडी के अनुसार एकाकी स्वामित्व एक अनौपचारिक व्यवसाय है जिस पर एक व्यक्ति का स्वामित्व होता है। वह एक व्यक्ति उस व्यवसाय का संचालन करता है। उपयुक्त सभी परिभाषाओं का अध्ययन से स्पष्ट होता है कि एकाकी स्वामित्व व्यावसायिक स्वामित्व का एक ऐसा प्रारूप है जिस पर केवल एक ही व्यक्ति का स्वामित्व होता है। सामान्यतः व्यक्ति व्यवसाय की समस्त क्रियाओं का प्रबंध एवं नियंत्रण करता है तथा इसके लाभों का एकाधिकारी होता है। हानि की दशा में भी यही व्यक्ति समस्त हानियों के प्रति उत्तरदायी होता है। एकाकी व्यापार को कई अन्य नामों से भी पुकारा जाता है जिनको सामान्यतः समान अर्थों में ही प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरणार्थ एकल प्राइटरशिप, स्वामित्व वाले एकाकी स्वामित्व, सिंगल प्रोप्राइटरशिप, व्यक्तिगत स्वामित्व, एकल स्वामित्व, व्यक्तिगत उपक्रम आदि। इस एकाकी स्वामित्व की विशेषताएं। एकाकी स्वामित्व प्रारूप की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित है। ये व्यावसायिक स्वामित्व का प्राचीनतम रूप है, प्राचीनतम प्रारूप या प्रकार है। इस प्रकार के उपक्रम का स्वामी केवल एक ही व्यक्ति होता है। इस उपक्रम के प्रारूप को अपनाने वाले व्यक्ति का दायित्व असीमित होता है। गस्टनबर्ग ने लिखा है कि एकाकी स्वामित्व प्रारूप में एकाकी स्वामी का सब कुछ लगा होता है तथा वही सभी जोखिम को वहन करता है। स्वामित्व के इस प्रारूप में एकाकी स्वामी ही सभी लाभों एवं हानियों के लिए उत्तरदायी होता है। एकाकी स्वामी एवं उसके उपक्रम का कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता है, अतः कानून उसके घर एवं व्यवसाय में कोई अंतर नहीं करता है। इस प्रारूप को अपनाने हेतु किसी औपचारिकता का पालन नहीं करना पड़ता है। एकाकी व्यापारी देश के कानून के अनुसार कोई भी व्यवसाय बिना किसी विशेष औपचारिकता के कर सकता है। एकाकी स्वामित्व वाले उपक्रम के सभी मामलों में एकाकी व्यापारी ही उच्चतम निर्णय होता है। उसे कानून रूप से किसी भी व्यक्ति से परामर्श कर निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं होती है। एकाकी स्वामित्व वाले उपक्रम का कार्य क्षेत्र भी सीमित होता है।
उसका कार्य क्षेत्र विस्तृत नहीं होता है। और एकाकी व्यापारी अपने उपक्रम की क्रियाओं में जब चाहे तब परिवर्तन कर सकता है। और एकाकी व्यापारी ऐसे स्वामित्व वाले उपक्रम को कभी भी प्रारंभ एवं समाप्त कर सकता है। एकाकी स्वामित्व के लाभ, एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। एकाकी स्वामित्व प्रारूप छोटे व्यवसायों के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रारूप समझा जाता रहा है। किम्बाल के शब्दों में सब व्यावसायिक संगठनों में से एकाकी स्वामित्व सबसे पुराना, सबसे सरल तथा कई बातों में पूर्णतः प्राकृतिक है। एकाकी स्वामित्व वाले उपक्रम के निम्नलिखित लाभ होते हैं। पहला, सुगम प्रारंभ एवं अंत, इजी टू स्टार्ट एंड डिसॉल्व। एकाकी स्वामित्व प्रारूप का सर्वप्रथम लाभ यह है कि वह प्रारंभ अंत करना सरल है, क्योंकि सामान्यतः एकाकी व्यापार के प्रारंभ अंत में किसी भी प्रकार की वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा नहीं करना पड़ता है। अतः इस प्रकार के व्यापार का प्रारंभ एवं अंत करना सरल होता है। लुंडी ने कहा है कि एकाकी व्यापारी बनना तो उतना ही सरल है जितना कि 3 सेंट के समाचार पत्र को खरीदकर गली के कोने पर खड़े होकर 5 सेंट में विक्रय कर देना। दूसरा लाभ है इसका ऐच्छिक प्रारंभ एवं अंत। एकाकी व्यवसायी अपनी स्वेच्छा व सुविधाओं से कभी भी प्रारंभ अंत कर सकता है। एक एकाकी स्वामित्व वाले उपक्रम के परिवर्तन तथा अंत में केवल एकाकी व्यापारी की इच्छा ही सर्वसर्वा होती है। तीसरा लाभ है व्यवसाय में चयन की स्वतंत्रता, फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। एकाकी व्यापारी अपने व्यवसाय को चुनने में पूर्णतः स्वतंत्र होता है। वह अपनी पूंजी, अनुभव, योग्यता आदि विभिन्न बातों को ध्यान में रखकर किसी भी प्रकार के व्यवसाय को चुन सकता है। किसी व्यक्ति की सलाह लेना अनिवार्य नहीं है। इतना ही नहीं, समय, आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार व्यवसाय में परिवर्तन भी बिना किसी व्यक्ति के हस्तक्षेप के कर सकता है। वैधानिक औपचारिकताओं से मुक्त, फ्री फ्रॉम लीगल फॉर्मेलिटीज। एकाकी व्यापारी जब अपने व्यवसाय को प्रारंभ करता है तो उसकी स्थापना के समय कोई वैधानिक औपचारिकता पूरी नहीं करनी पड़ती है। यदि वह नियंत्रित वस्तुओं का व्यापार करना चाहता है तो केवल इसी वस्तुओं के लिए ही लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता है, किंतु सामान्य वस्तुओं के लिए किसी प्रकार के लाइसेंस आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। शीघ्र निर्णय, क्विक डिसीजन। अच्छे प्रबंध में शीघ्र निर्णयों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। एकाकी व्यापारी शीघ्रता से निर्णय ले सकता है, उसके लिए किसी अन्य व्यक्ति से परामर्श लेना आवश्यक नहीं होता है। वह तो अपने व्यवसाय का ब्रह्मा विष्णु महेश होता है। अतः एकाकी व्यापारी यथासमय तत्काल निर्णय लेकर अच्छे व्यावसायिक अवसरों को उठा सकता है। व्हीलर के अनुसार एकाकी व्यापारी अधिकाधिक तीव्र गति तथा न्यूनतम बाधाओं से निर्णय ले सकता है। समन्वय की सुविधा, इजी टू कोऑर्डिनेट। एकाकी स्वामित्व में समन्वय की पूर्ण सुविधा रहती है। प्रथम, कार्यक्षेत्र सीमित होता है और पर्याप्त मात्रा में विशिष्टीकरण भी नहीं हो पाता है। अतः समन्वय की समस्या इतनी अधिक नहीं होती है। द्वितीय, प्राय सभी नीतियों का निर्धारण और क्रियान्वयन भी एकाकी व्यापारी स्वयं ही अपने हाथों से ही कर सकता है। इसके अतिरिक्त अपने कर्मचारियों से भी प्रत्यक्ष संपर्क रखता है। अतः उनके किए हुए कार्यों का समन्वय करना अत्यंत ही सरल कार्य होता है। लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी। एकाकी व्यापार का एक महत्वपूर्ण लाभ है कि उसमें पाई जाने वाली लोच के कारण उत्पन्न होता है, लोचशीलता के कारण। व्हीलर के अनुसार एकाकी व्यापारी के केंद्रीय अधिकार प्रबंध में लचीलापन तथा आवश्यकता अनुसार परिवर्तन का विश्वास प्रदान करते हैं। एकाकी व्यापार में यदि किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता समझी जाती है तो यह परिवर्तन सुगमता एवं सरलता से किया जा सकता है। पीटरसन तथा प्लोमेन ने कहा है कि एकाकी व्यापारी को अपनी योजनाओं, पद्धतियों तथा कार्य विधियों को परिस्थिति के अनुसार ढालने की पूर्णतः स्वतंत्रता होती है। ग्राहकों से व्यक्तिगत संपर्क, पर्सनल कॉन्टैक्ट्स विद कस्टमर्स। प्राय एकाकी व्यापारी एवं ग्राहकों के मध्य कोई दूरी नहीं होती है, अर्थात एकाकी व्यापार में व्यापारी एवं ग्राहक सदैव एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते हैं। अतः एकाकी व्यापारी को अपने ग्राहक के बारे में पूर्ण ज्ञान हो जाता है। उनकी रुचि और मांग का भली प्रकार अध्ययन किया जा सकता है।
जो आधुनिक व्यवसाय की सफलता के लिए आवश्यक है। गोपनीयता, सीक्रेसी। व्यवसाय की सफलता के लिए गोपनीयता आवश्यक है। गोपनीयता के अभाव में व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त करना कठिन होता है। एकांकी व्यापार में पूर्ण गोपनीयता बनाए रखना संभव है, क्योंकि एकांकी व्यापार की सभी रहस्यमय बातों का ज्ञान केवल एकांकी व्यापारी को ही होता है। वह जब तक दूसरों को कोई बात बताना नहीं चाहता, तब तक वह बात बिल्कुल गुप्त रहती है। प्रबंधन के गुणों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल एटीट्यूड। जब एकाकी व्यापारी सदैव कार्य करता है तो उसमें आत्मविश्वास, शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता, चातुर्य, कुशलता आदि आदि विभिन्न गुणों का स्वतः विकास होने लगता है। इन गुणों के परिणाम स्वरूप ही वह उत्तम प्रकार से प्रबंधन करने में समर्थ होता है। व्यवसाय पर पूर्ण नियंत्रण, कंप्लीट कंट्रोल ओवर बिजनेस। प्रत्येक एकाकी व्यापारी का अपने व्यवसाय पर नियंत्रण होता है। एकाकी व्यापार ही उसके संबंध में समस्त नीतियों का निर्धारण करता है, उनके कार्य रूप में परिणत करता है। आवश्यकतानुसार वह स्वयं इन नीतियों में परिवर्तन भी करता है। किम्बाल ने संबंध में अपना मत करते हुए लिखा था कि एकाकी व्यापारी देश के सामान्य नियमों तथा उसके व्यवसाय को प्रभावित करने वाले विशेष नियमों के अंतर्गत अपने व्यवसाय से संबंधित समस्त मामलों का सर्वोच्च निर्णय होता है। सतर्कता, कॉशननेस। जितनी सतर्कता एकाकी व्यापारी में देखने को मिलती है, उतनी साझेदारी उसके कंपनी के प्रबंधकों में देखने में नहीं मिलती है। एकाकी व्यापारी का अपने व्यापार में संपूर्ण हित निहित होता है, जबकि अन्य प्रकार के संगठनों से संबंधित व्यक्तियों का संपूर्ण हित नहीं होता है। अच्छे श्रम संबंध, गुड लेबर रिलेशंस। एकाकी व्यापारी एवं कर्मचारियों के बीच प्रत्यक्ष संपर्क होने से उनके बीच मधुर संबंधों का सूत्रपात करना सरल होता है। एक दूसरे की परिस्थितियों में वास्तविकताओं को भली प्रकार से समझ सकते हैं। परिणाम स्वरूप अच्छे श्रम संबंध निर्मित किए जा सकते हैं। मितव्ययता, इकोनॉमी। एकाकी व्यापार में मितव्ययता से कार्य किया जाता है, क्योंकि समस्त खर्च एक ही व्यक्ति के निर्देशन में किए जाते हैं, जिसका भार भी प्रत्येक रूप से उसी व्यक्ति द्वारा ही वहन किया जाता है। अतः उस व्यक्ति की सदैव ये ध्यान रहता है कि धन का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा। वह सदैव यही सोचता है कि साधनों का अधिकाधिक उपयोग किया जाए तथा न्यूनतम लागत पर अधिकाधिक उत्पादन किया जाए। परिणाम स्वरूप व्यवसाय में मितव्ययता बनी रहना स्वाभाविक है। ऋण प्राप्त करने में सुविधा, ईजी टू बोरो फंड्स। एकाकी व्यापारी को एक महत्वपूर्ण लाभ यह भी प्राप्त हो सकता है कि यह सर्वविदित है कि एकाकी व्यापारी का दायित्व असीमित होता है। यदि एकाकी व्यापार की व्यावसायिक संपत्तियां व्यावसायिक दायित्व चुकाने में असमर्थ रहती है, तो एकाकी व्यापारी की निजी संपत्तियों में से भुगतान किया जा सकता है। अतः एकाकी व्यापार को सीमित दायित्व वाली संस्थाओं की अपेक्षा ऋण देते समय अधिक प्राथमिकता दी जाती है। प्रयत्न एवं प्रतिफल में प्रत्यक्ष संबंध, डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इफर्ट एंड रिवार्ड। एकाकी व्यापार में प्रयत्न एवं प्रतिफल में प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। प्रोफेसर हेने के अनुसार एकाकी व्यापारी के निर्णय, योग्यता, शक्ति तथा निश्चित लाभ हानि से प्रत्यक्ष संबंध होता है। यदि एकाकी व्यापारी अधिक लगन, परिश्रम, निष्ठा से कार्य करता है, तो उसे लाभ भी स्वतः अधिक प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में, एकाकी व्यापारी के लिए जितने गुड़ डालो उतना ही मिट्टा वाली कहावत पूर्णतः चरितार्थ होती है। प्राय संगठन के अन्य सभी प्रारूप में प्रयत्न प्रतिफल में इतना धनात्मक संबंध नहीं पाया जाता है। अतः परिश्रमी व्यक्तियों को इस प्रकार के संगठन के प्रारूप का ही चुनाव करना चाहिए। आयकर की कम दर, लो रेट ऑफ इनकम टैक्स। एकाकी व्यापार पर लगने वाला आयकर अन्य प्रारूप की तुलना में कम होता है। एकाकी व्यापार की संपूर्ण आय एकाकी व्यापार की कुल आय में जुट जाती है और एकाकी व्यापार की आय पर ही कर लगाया जाता है। एकाकी व्यापार पर अलग से कर नहीं लगाया जाता है, जबकि साझेदारी फर्म तथा कंपनी पर दोहरा कर भार होता है। दूसरे शब्दों में, पहले फर्म तथा कंपनी पर कर लगता है, तत्पश्चात साझेदारों तथा कंपनी के अंशधारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त लाभांश पर भी कर देना पड़ता है। पैतृक व्यवसायिक ख्याति से लाभ, बेनिफिट्स फ्रॉम इनहेरिटेड गुडविल। प्राय कुछ व्यवसाय पैतृक रूप में पिता से पुत्र को, पुत्र से पौत्र को कर्म से मिल जाते हैं। उदाहरणतः स्वर्णकार, मिठाई वाले, जोहरी की पीढ़ियाँ कर्म से इसी प्रकार का व्यवसाय करती रहती है। परिणाम स्वरूप इन व्यवसायों को करने वाले व्यक्ति को नए सिरे से व्यवसाय जमाना नहीं होता है, बल्कि अपने पूर्वजों द्वारा जमा हुए व्यवसाय को ही चालू रखना होता है।
इससे इन व्यवसायों को करने वाले व्यक्तियों को अपने पूर्वजों की ख्याति का लाभ मिल जाता है। इससे ऋण आदि प्राप्त करने में भी सुविधा रहती है। इसलिए मार्शल ने कहा है कि एक व्यवसाय के पुत्र को व्यावहारिक परिस्थितियों एवं समस्याओं को देखने का विशिष्ट लाभ है। उसे प्राय एक बहुत बड़ी पूंजी उत्तराधिकार में मिल जाती है तथा वह पूर्व स्थापित संबंधों एवं यंत्रों से कार्य प्रारंभ कर सकता है। इस प्रकार हमने आज एकांगी स्वामित्व का क्या अर्थ है, इसकी क्या विशेषता है, तो एकांगी स्वामित्व के क्या लाभ हो सकते हैं, एकांगी स्वामित्व प्रारूप के उनका अपने अध्ययन किया है। कल अपन इसके एकांगी स्वामित्व के प्रारूप के दोषों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।